हेलो बच्चों, मैं शुभम मौर्य। आपका स्वागत है एक नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हमने पहले पढ़ाया था कि ह्यूमन एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, आज हम उसी का दूसरा चैप्टर शुरुआत करेंगे और उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा चैप्टर है सेल। सेल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सेल है क्या और सेल के क्या कंपोनेंट हैं और क्या उसके ऑर्गेनेल हैं, इसके बारे में हम सब जानेंगे। ठीक है, तो हम ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक से पढ़ा रहे हैं। अब हम आगे सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। सेल के बारे में जानेंगे तो सेल है क्या। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल एक जो है, सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी बनने में सबसे महत्वपूर्ण जो इकाई है, सबसे छोटी इकाई वो सेल है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, दो टाइप में बटी हुई है, जैसे मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर का एक एग्जांपल दिया हुआ है प्लांट एंड ह्यूमन और हम जिन लोग जैसे हैं वो सब मल्टीसेलुलर में आते हैं। और यूनिसेलुलर में प्रोटोजोआ और यीस्ट एंड बैक्टीरिया, ये सब यूनिसेलुलर में आते हैं। इसको बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा गया है? क्योंकि यही जो है बाद में टिश्यू बनाती है, ऑर्गन बनाती है, ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाती है, इसीलिए स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया। फंक्शनल यूनिट इसलिए कहा गया क्योंकि वो जो ऑर्गन बनाती है वो फंक्शन परफॉर्म करती है, इसीलिए इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी बोला गया है। सेल हमारी बॉडी में दो टाइप की होती है। पहली होती है प्रोकैरियोटिक टाइप्स की सेल, दूसरी होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो सबसे पहले पृथ्वी पर आए हुए थे। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा होता है कि जो है न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, ठीक है, और इसमें कोई भी ऑर्गेनेल भी जो है वो डेवलप नहीं होते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया गया है आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है। फिर आता है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और भी ऑर्गेनेल जो होते हैं वो सब डेवलप्ड होते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं, प्लांट्स आते हैं और ह्यूमन सेल्स आती हैं, ये सब यूकैरियोटिक्स में आती हैं, ठीक है। फिर कुछ इसके फंक्शंस हैं वो हम जानेंगे, सेल के क्या क्या फंक्शंस हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सेल के फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो पहला फंक्शन है सेल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो हम इसको पहले एक्सप्लेन करें। सेल ग्रोथ का मतलब ये है कि हम अगर सेल जो है वो क्या परफॉर्म करती है कि सेल का साइज इंक्रीज ऑफ नंबर, सेल का जो नंबर है वो इंक्रीज होते हैं, यही इसका पहला फंक्शन। और कुछ प्रोसेस हैं जैसे कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसको भी ये परफॉर्म कराती है। पहला फंक्शन ये होगा। दूसरा फंक्शन है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है कि एक सिंगल सेल से जब दो डॉटर सेल बनती है, मदर सेल से दो डॉटर सेल बनती हैं, वही सेल डिवीजन। माइटोटिक एंड मियोसिस प्रोसेस जो होती हैं ये सेल डिवीजन के अंतर्गत आती हैं, ये सेल का फंक्शन है दूसरा। तीसरा फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या आता है? सेल का ये मेन ही फंक्शन है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। प्रोटीन जब हमारे बॉडी में बनेगी तभी आगे की जो फंक्शंस हैं और जो क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं, वो परफॉर्म होगी, जिसमें दो चरणों में होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, जो कि हम आगे के चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे विस्तृत में, ठीक है। चौथा फंक्शन है मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। ये तो मेन ही एक फंक्शन है कि अगर हमारे बॉडी में परफॉर्म करने के लिए जो प्रोसेस हैं उनको कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, तो जो है मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट ये सेल के जरिए ही होता है, ठीक है। फिर हम जानेंगे कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला तो है सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, और दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियस, ठीक है। तो हम अब इस सेल के कुछ एक ह्यूमन सेल लिए हैं, उसके स्ट्रक्चर के जरिए हम समझाएंगे कहां पर कौन से ऑर्गेनेल है, क्या उसके फंक्शन है। बहुत ही शॉर्ट में हम ये समझा देंगे, जिससे आपको अगर फिगर से जो बहुत ही मदद मिल जाएगी कहां पर कौन से ऑर्गेनेल है और क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। तो पहले तो हम बताते हैं ये ह्यूमन सेल है, ठीक है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो इसमें पहला तो मेन सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये मेन सेंटर में होता है, जिसको केंद्रकाभ भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन फंक्शन तो यही होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल प्रोसेस इन बॉडी। बॉडी के अंदर जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सेल जो न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है, ठीक है। तो फिर दूसरा करते हैं हम लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में बात करते हैं। लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है इसका फंक्शन यही है कि ये जो डेड सेल होती हैं उनको ये इंगल्फ करता है, खा जाता है। जो भी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे होते हैं या फिर कुछ सेल परफॉर्म होने के बाद जो डेड सेल हो रह जाती हैं उनको ये खा जाता है, ठीक है। तीसरा है ये गोल्जी बॉडी, इसको हम पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं, ये क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, ठीक है। इसको हम पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन का, ठीक है। ये जो पिनोसोम है, पिनोसोम का फंक्शन होता है कि पिनोसाइटोसिस जो प्रोसेस होती है सेल ड्रिंकिंग में जो ये मदद करता है, ठीक है।
फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि आउटर लेयर होती है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और उसकी ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसको ये यहाँ लास्ट में होती है, और इसका जो मेन फंक्शन होता है यही होता है कि सेलेक्टिव मॉलिक्यूल को पास थ्रू करती है अंदर की कुछ, क्या जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको पास थ्रू करती है। ठीक है, इसके बाद माइक्रोफिलामेंट, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन टाइप में स्ट्रक्चर है। इसका जो है इसका फंक्शन है सेल मूवमेंट और सेल डिवीजन या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में इसका मेन फंक्शन यही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो समझ रहे हैं ये न्यूक्लियस है, तो इसके जो चारों तरफ जो ये आउटर लेयर होती है इसकी, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सैक टाइप में होता है, कप शेप टाइप में ये स्ट्रक्चर होता है। इसी के दो टाइप होते हैं, स्मूथ SER और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। तो इसका भी यही काम है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, यही इसका काम है। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये देखो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये डीएनए न्यूक्लिक मटेरियल या समझ कह लीजिए जेनेटिक मटेरियल यहाँ इसके अंदर उपस्थित होता है, क्योंकि ये जो है जेनेटिक मटेरियल तो आप समझ ही रहेंगे कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसपोर्ट करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी में जो है एनर्जी जनरेट करती है ATP के जरिए। ठीक है, साइटोसोल क्या है? साइटोसोल जो ये लिक्विड भरा हुआ है, पूरा जो लिक्विड भरा हुआ है इसको साइटोसोल बोलते हैं, या साइटोप्लाज्म भी इसी को हम बोल सकते हैं। ठीक है, फिर माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं एक्टिन फिलामेंट स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो होता है सेल मूवमेंट और सेल का शेप देने में जो है मदद करते हैं। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट का हम यहाँ पर आपको बता चुके हैं। उसके बाद सेंट्रियोल जो होते हैं पेयर्ड बैरल स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। ठीक, इसका फंक्शन जो होता है जैसे रिप्रोडक्शन है और जो प्रोसेस है उनमें सुविधाजनक या हेल्प करता है, इसका यही काम है। ये जो अटैच राइबोसोम है ये वही SER और RER से जो अटैच राइबोसोम डॉट टाइप में जो बने हुए हैं ये जो हैं ये राइबोसोम है, इनका वही काम है फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये ह्यूमन सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम जान लिए हैं और थोड़ा थोड़ा फंक्शन भी जान लिए हैं। इसके बाद में हम इसके बारे में थोड़ा विस्तृत में जानेंगे। सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन जो है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और प्लाज्मा लैमिना भी बोलते हैं। ठीक है, ये सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है SPM। ये हमने बताया था कि ये जो है कुछ सेलेक्टिव मटेरियल को ही पास थ्रू करती है अंदर आने के लिए, और तो ये एक्ट एज अ बैरियर की तरह कार्य करती है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर अटैक कर रहा है तो ये पहले सेल मेम्ब्रेन पर कुछ हमारे इम्यून सिस्टम की तरह काम करते हैं, वो इसका वर्क है, कुछ बैरियर की तरह वर्क करेंगे। ठीक है, और तो इसको प्लाज्मा लेमिना भी बोलते हैं। ठीक, और ये इसकी प्रॉपर्टी सेल मेम्ब्रेन की जान लेते हैं। इसका वही हमने बताया ना, बैरियर की तरह काम करती है। इट गार्ड द सेल अगेंस्ट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है ये प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, और इट अलाउज सेलुलर ट्रांसपोर्ट बिटवीन सेल। ये जो है कुछ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हमने बताया था ऊपर, तो वही है यहाँ पर कि कुछ सेलुलर ट्रांसपोर्ट का काम भी करती है। ठीक, इट हेल्प इन रिकॉग्नाइजिंग अ सेल। ये जो है रिकॉग्नाइजिंग मतलब कि आइडेंटिफाई सेल को, बाहरी जो जिसे ये सेल हमारे सेहत के लिए सही है तो इसका हम रिकॉग्नाइज ये सेल ही करती है, और कुछ जो हमारे लिए सेल शरीर के लिए सही नहीं है उसको वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, इसीलिए इसका रिकॉग्नाइजिंग एक प्रॉपर्टी है। तो तीसरा है सेल इज डिवाइडेड इन टू स्मॉलर सेक्शन हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल जो होती है वो बहुत ही स्मॉल पार्ट में बटी हुई होती है, वही यहाँ पर बताएगा, और उनके एक अलग अलग फंक्शन भी हैं। ठीक है, इट ऑफर अ स्टेबल साइट इन द कैटालिसिस एंड बाइंडिंग एंजाइम। ठीक है, ये इसका सातवां फंक्शन यही है कि ये जो है एंजाइमों के जुड़ने और कुछ उत्प्रेरक जो होते हैं जो कैटालिसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, उनमें ये जो है कुछ मदद या कुछ स्थान पर उपलब्ध कराती है। हम अभी तक जाने हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे। अब उसके बारे में स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के जरिए हम समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, इसमें जो इसको दिया किसने था? एच.जे. सिंगर और जी.एल. निकोलसन ने 1970 ईस्वी में दिया था। इस मॉडल के अनुसार उन्होंने ये कहा है कि जो नॉर्मल सेल लेयर होती है उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल जो होते हैं कंटिन्यूअस लेयर में उपस्थित होते हैं, लेकिन इस मॉडल के अनुसार इन्होंने ये बताया कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं कंटिन्यूअस लेयर एक्सटेंडिंग नहीं होते हैं, ये मोज़ेक पैटर्न में उपस्थित होते हैं। ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल जो हमने रेड कर रहे हैं ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, और इसको लिपिड बाइलेयर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो होता है ये हाइड्रोफिलिक हेड होता है इसमें। ठीक है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है। ये जो हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर हेटिंग होता है। ये जो कंपाउंड बने हुए हैं यहां पर मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये हाइड्रोफिलिक हेड है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है। ठीक है,
ये होता है हाइड्रोफिलिक हेड, ये वाटर लविंग होता है। ठीक। हाँ, तो इसी के बारे में हम जानेंगे। जो जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं डॉटेड डॉटेड टाइप में जो होते हैं उपस्थित हुए होते हैं, ये सब प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं। ठीक है। हाँ, तो इसमें जो होते हैं प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ग्लोबिल और डॉटेड रैंडमली इन मोजेक पैटर्न। मोजेक पैटर्न में जो होते हैं डॉटेड या फिर ग्लोब्यूल के टाइप में जो होते हैं ये उपस्थित हुए होते हैं। ठीक है। फिर ये क्या है, इसमें जो है कि फ्लूइडिटी यानी कि फ्लूइडिटी और मोजेक अरेंजमेंट के कारण इस जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं वो मोजेक पैटर्न में उपस्थित होने के कारण इसको इसीलिए इसको फ्लूइड मोजेक मॉडल बोला गया है। ठीक है। अब इसके बाद इसके हम फंक्शंस जानेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन के हम अब यहाँ पर फंक्शन जानेंगे। हम अभी तक जाने हैं स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टी जाने, अब हम कुछ सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस जानेंगे कि फंक्शन क्या क्या है। तो हम लोगों ने अभी तक जाना है सेल के बारे में, सेल होता क्या है। अब वो फिर उसकी मेम्ब्रेन के बारे में जाना है, फिर उसकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना है, फिर वो कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ है उसके बारे में जाना है, फिर उसके बाद हम उस सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन जानेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं हम ये पढ़ा कहाँ से रहे हैं। ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की बुक है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए बायलिंगुअल और इंग्लिश फॉर्मेट दोनों फॉर्मेट में बनी हुई है। ठीक है। तो आप अगर बुक ये खरीदना चाहते हैं तो ये बुक हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे आप ये बुक ले सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर। टॉपिक क्या है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन, पहला फंक्शन तो है प्रोटेक्शन ऑफ सेल। जो आउटर लेयर होती है सेल की, एक्सटर्नल एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए जो आपकी लेयर होती है, जैसे कोई भी हमारा कोई भी चीज ले लेते हैं, ये जैसे सेल है बनी हुई है। ठीक है। तो ये जो एक्सटर्नल लेयर होती है, पहले अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो इसी से टकराएगा। ये प्राइमरी जो है इम्यून सिस्टम का प्राइमरी लेयर जो होती है इम्यून सिस्टम की तरह काम करती है। इसी तरह यहां पर दिया गया द रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, और जो कुछ रिसेप्टर भी होते हैं ये पता लगा लेते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए सही है या फिर हानिकारक हैं। ठीक है। उसी हिसाब से वो क्या करते हैं, उन्हीं को वहां डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर हमारे सेल शरीर के लिए सही है तो अंदर कर लेते हैं। ठीक। फिर होता है दूसरा फंक्शन, प्रोवाइड साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है। ये जो होता है बॉडी में जो आपका डेवलपमेंट होता है उसके लिए ये स्पेसिफिक शेप देते हैं और मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं। बॉडी का स्ट्रक्चर देने में मेन इनका वर्क होता है, जो कि हमने ऊपर बताया था कि बॉडी का स्ट्रक्चर और शेप देने में, वही यहाँ पर दिया गया प्रोवाइडिंग साइटोस्केलेटन एंड मैकेनिकल सपोर्ट। ये जो होते हैं बॉडी का शेप देते हैं। तीसरा फंक्शन है सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग। सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग मतलब कि जो एनिमल सेल में होता है ये जो लेयर होती है, ये जो सेपरेशन फ्रॉम सराउंडिंग मतलब कि बाहरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो होती है सेपरेट करती है, कि अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा तो पहले इस लेयर से टकराएगा उसके बाद ही अंदर जाएगा। तो ये एनिमल लेयर सेल में होती है। लेकिन फंगाई और प्लांट में क्या होता है कि जो होती है एक एडिशनल लेयर होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। उसमें भी होती है लेकिन उसमें उसको सेल वॉल बोलते हैं, यहां पर हम इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। तीसरा है परमेबिलिटी। परमेबिलिटी मतलब हमने बताया था एसपीएम मतलब कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि कुछ सेलेक्टिव जो आपके लिए सेलेक्टिव परमेबिलिटी जो होता है, इसका मेन फंक्शन वही होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो कि हमने बताया है कुछ सेलेक्टिव पदार्थ को जो होता है अंदर लेने के पास थ्रू करने के लिए काम होता है। तीसरा फंक्शन टिश्यू फॉर्मेशन। इसका हम एक स्ट्रक्चर के जरिए आपको समझा रहे हैं कि टिश्यू फॉर्मेशन। अगर सेल की बात करें तो पहले तो अगर ये छोटी एक सेल हो गई, ठीक है, सेल से दूसरा क्या बनता है, पहले फिर बनता है टिश्यू। अगर सेल टुगेदर होंगे तो बनेगा आपका टिश्यू। ठीक। टिश्यू से क्या बनता है, आपका कोई ऑर्गन बनता है। अगर टिश्यू टुगेदर होंगे तो बन गया ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनता है, फिर सिस्टम बनता है। जब कई सिस्टम मिलेंगे तब क्या बनेगा, एक बॉडी बन जाएगी। तो वहीं यहां पर बताया गया टिश्यू फॉर्मेशन का मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, एक ग्रुप बनाएगा या टुगेदर होंगे एक साथ में तो एक टिश्यू बनेगा। ठीक है। उसके बाद टिश्यू से बनेंगे आपके ऑर्गन से बनेंगे सिस्टम से बनेगा बॉडी। ठीक है। इसका यही फंक्शन है सेल का। कंट्रीब्यूशन इन एंजाइम एक्टिविटी। सेल का जो फंक्शन है मैंने ऊपर भी ये चीज बताया था कि ये जो होता है एंजाइम एक्टिविटी मतलब कि जो बॉडी में प्रोसेस हो रही है कुछ एंजाइम, जो जिससे एंजाइम के थ्रू ये कुछ प्रोसेस हो रही है उनमें ये कुछ मदद करती है। जैसे कुछ कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस हैं उनमें ये कंट्रीब्यूशन करती है। ठीक है। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विच फर्दर पार्टिसिपेट इन मेटाबॉलिज्म एंड इम्यून सिस्टम। ये जो होती है यह एंजाइमों की गतिविधि को नियंत्रित करती है और आगे चयापचय और प्रतिरक्षा प्रणाली में भाग लेती है। मतलब कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करती हैं और कुछ मेटाबॉलिक और इम्यून प्रोसेस जो होते हैं उनमें ये पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है। कंट्रोल ऑफ न्यूरोहिमोरल फ्लो। ठीक है। ये कुछ तंत्रिका हार्मोन का संचरण का नियंत्रण, जो नर्वस सिस्टम से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनके
उनका कंट्रोल और उनका नियंत्रण और नियमन दोनों करती है। ठीक है, यहां तक हम जानेंगे। इसके बाद आगे का लेक्चर हम अगले वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ये जो बुक है, ये हम जो पढ़ा रहे हैं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, ये ठाकुर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड की बुक है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। धन्यवाद।